हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में नहीं था। इट वाज डिलीटेड बट सीयूईटी के अंदर दीज पीपल आर सेइंग कि ये आ रहा है। तो हम इस चैप्टर को जरा थोड़ा सा क्विकली जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, असाइनमेंट भी आपको इसकी मिल जाएगी, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, राइट। तो सॉलिड स्टेट्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एटम्स कैसे अरेंज किए जा सकते हैं, तो हम सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फर्क जो है वो क्या होता है, डिफरेंस जो है वो क्या होता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स या आयंस जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं और ये नॉर्मली लॉन्ग रेंज तक जाते हैं, मतलब काफी बड़े फॉर्म के अंदर जाते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर इरेगुलर पैटर्न होता है और ये शॉर्ट रेंज तक ही रहता है। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। इनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में आता है अमॉर्फस का। जब आप क्रिस्टलाइन को कट करते हो तो आपको छोटा क्रिस्टल मिलता है, लेकिन अगर आप अमॉर्फस को कट कर दोगे तो आपको इरेगुलर सरफेस मिल जाते हैं। क्रिस्टलाइन को अगर आपको पिघलाना हो, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, लेकिन अमॉर्फस के लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं होती, इट कैन वेरी, कम ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है। लेकिन अमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या होती है बेटा, सेम रहती है। ठीक है, और अगर हम किसी भी सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन अमॉर्फस जो होते हैं बेटा वो झूठे होते सॉलिड्स हैं, दिखते सॉलिड्स हैं पर एक्चुअली में वो सॉलिड्स नहीं होते, वो झूठे सॉलिड्स होते हैं, या फिर हम उनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं उसको हम? सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कुछ कैसा दिखता है। ये देखो बेटा, ये रेगुलर पैटर्न है, अरेंजमेंट है एटम्स का, आयंस का। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल लिया है क्वार्ट्ज का। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप क्वार्ट्ज को हीट कर देते हो तो बेटा वो अपने रेगुलर पैटर्न को ब्रेक कर देता है, लूज कर जाता है, और वो किसमें बन जाता है बेटा, ग्लास में आ जाता है। ऐसे ही बेटा एन आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास एक सॉलिड है। अगर मैं इस सॉलिड को यहां से कट करता हूं तो आप देख सकते हैं एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज जो है। और अगर मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं तो बेटा एक तरफ सिर्फ नेगेटिव हो गया, एक तरफ सिर्फ क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो क्या बोला था, एन आइसोट्रोपी के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आइसोट्रोपिक के अंदर प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इसे कहते हैं एन आइसोट्रोपी। ठीक है, देन बेटा ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। जब सॉलिड होता है बेटा, एटम्स जो होते हैं वो अपनी ही प्लेस पे फिक्स पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जब एटम्स बेटा अमॉर्फस के वाइब्रेट करते हैं तो उनका वाइब्रेशन जो है वो और रैंडम हो जाता है बेटा, पोजिशनिंग जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, अब ये होता है बेटा क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज ऐसा होता है, अमॉर्फस क्वार्ट्ज जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एक्चुअल एग्जांपल है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का, हालांकि आप देख के पहचान नहीं पा रहे होंगे बट वैसे हम बता देते हैं। ठीक है, देन बेटा सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो धीरे 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 क्या करते रहते हैं बेटा, फ्लो करते रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है बेटा, ग्लास। ग्लास दुनिया समझती है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पर बेटा गलत है। इट इज व्हाट, अमॉर्फस सॉलिड, इट इज अ सुपर कूल लिक्विड। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके घर में जो नया ग्लास आएगा ना वो बिल्कुल अच्छा ट्रांसपेरेंट होगा, क्रिस्टल क्लियर आपको उसके अंदर नजर आएगा। लेकिन जब आप उसको एक पेन में फिक्स कर देते हैं ओवर द ईयर्स,
बेटा वो ग्लास जो होता है वो धीरे 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 नीचे की तरफ क्या करता रहता है बेटा, फ्लो करता रहता है। और पेन के, विंडो पेन्स के नीचे से ग्लास की थिकनेस जो होती है वो पहले से बढ़ जाती है, वो हिलता नहीं है। लेकिन ऊपर बेटा वो हिलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो पतला हो जाता है। तो आप देखोगे कुछ विंडो पेन के अंदर बेटा ग्लास को टच करो तो वो हिलता है, नीचे से नहीं हिलता, बेस इज फिक्स्ड क्योंकि बेस मोटा हो गया है। एग्जैक्टली, तो वो फिक्स हो जाता है। पर पेंट्स ऊपर से बेटा जो है वो हिलता है। प्लस ओवर द ईयर्स अगर ग्लास पड़ा रहता है बेटा तो वो ट्रांसपेरेंट से थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट होना लग जाता है, मतलब उसके अंदर फोटो या आपकी इमेज जो है वो अच्छी नहीं आती है ना। इस वजह से कहते हैं ग्लास पेन्स जो होते हैं विंडोज या डोर के पुरानी बिल्डिंग्स के, वो नीचे से थोड़े से मोटे हो जाते हैं ऑन द टॉप, क्योंकि ग्लास जो होता है वो फ्लो डाउन करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखो बेटा ग्लास की फॉर्म आ गई बेटा, ये हमने इसको फ्लो कराया हुआ। हालांकि ये एक वो पानी पीने वाला ग्लास है जिसके ऊपर इसके नीचे थिकनेस जो है वो दिखाई जा रही है, राइट। देन बेटा ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी के, अब मैं इनको नहीं करा सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन को अगर आप कट करोगे तो आपको छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन अमॉर्फस को अगर आप कट करोगे तो आपको एक छोटा सा अमॉर्फस का टुकड़ा मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो क्रिस्टल को तोड़ोगे तो क्रिस्टल मिलेंगे, अमॉर्फस को कट करोगे तो अमॉर्फस फॉर्म मिलता है। ठीक है, ये देख लो बेटा आप, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया बेटा एन आइसोटोपी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बेटा, है ना। तो एटम्स जो है, अब क्लेवेज प्लेन्स बेटा, किसी भी क्रिस्टल को कट करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, जिस जगह को बेटा हम क्या कहते हैं, क्लेवेज प्लेन कहते हैं बेटा। आप डायमंड को पकड़ के उंगली से ऐसे कट नहीं कर सकते बेटा चाकू रख के, नॉट लाइक एप्पल और बनाना और फ्रूट, है ना। एप्पल को आप कहीं से भी कट कर सकते हो, राइट, इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, बट डायमंड को आप चाकू से कट नहीं कर सकते। देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लेवेज प्लेन, जहां से आप उनको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो आप जब फोर्स मतलब स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये देखो बेटा ये ब्रेक डाउन हो गया इस फॉर्म के अंदर। देन बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो चार टाइप के सॉलिड्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, देन आते हैं बेटा मेटालिक सॉलिड्स, देन आते हैं बेटा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा आयनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा जैसे हो गया NaCl, कोवैलेंट क्रिस्टल के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा कौन हो गया, डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर बेटा कौन हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मेटालिक सॉलिड में कौन हो गया, जिंक मेटल, आयरन मेटल एंड सो। इज दैट क्लियर? तो अगर बच्चों से पूछा जाता है कि सर कौन से सॉलिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, तो आप हैरान रह जाओगे, बच्चे आंसर बोलते हैं सर आयनिक, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है। जी नहीं, कोवैलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बेटा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेटा डायमंड इज द नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल बेटा, डायमंड से ज्यादा हार्ड तो कोई है ही नहीं है चीज। ठीक है, तो कोवैलेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तीन टाइप के होते हैं बेटा। वो टाइप्स कौन कौन सी है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले। तो बेटा इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम नोबल गैसेस की आ जाती है, पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और ये क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद FO एंड N। पोलर में जैसे बेटा कौन आ गया, HCl आ गया, SO2 आ गया, ये पोलर हो गए बेटा। तो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है बेटा इनके बीच में, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसमें होते हैं डाइपोल डाइपोल, इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बेटा एग्जांपल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, HCl, SO2, पानी, अमोनिया एक्सेट्रा। तो ये हो गया बेटा, जस्ट अ सेकंड। तो ये हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, है ना, CO2 जो है, तो कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। और ये हो गया बेटा आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, है ना, दो एटम आयोडीन के आपस में जुड़े हुए हैं।
देन बेटा आयनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में बेटा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मतलब केटायंस और एनायंस। मेटालिक में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस का समुंदर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं। इट्स लाइक दैट। देन बेटा बॉन्डिंग, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके अंदर भी बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं पॉजिटिव मेटल आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन बेटा इसके अंदर एग्जांपल आ गया NaCl, MgO, बेरियम ऑक्साइड। इसमें एग्जांपल आ गया कॉपर, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम, है ना। तो ये हो गए बेटा हमारे एग्जांपल आयनिक सॉलिड्स के NaCl, जो दिखने में कुछ बेटा ऐसे होते हैं। तो ये देखो बेटा, ये होता है मेटालिक सॉलिड्स, है ना। तो एक समुंदर होता है बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके अंदर बेटा ऐसा लगता है कि पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ मेटालिक सॉलिड एक्चुअली लुक्स लाइक। ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटा कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर डायमंड। डायमंड एक इंसुलेटर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं। ग्रेफाइट दूसरी तरफ बेटा कोवैलेंट सॉलिड है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना। तो ये रिंग्स होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं विद वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। तो ये हेक्सागोनल रिंग बेटा स्लाइड कर सकती हैं, ये फोर्सेस कमजोर होते हैं। ये 3 रिंग्स एक दूसरे के साथ स्लाइड कर सकती हैं। तो जब आप इसको पकड़ते हो तो आपको स्लिपरी स्लिपरी महसूस होता है बेटा, इस रीजन की वजह से। देन बेटा ये कुछ एग्जाम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। देन बेटा हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। कहते हैं क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक स्पेस के अंदर, जो मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। 3 डायमेंशन लैटिस के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं बेटा? हम एक क्रिस्टल को किस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे बेटा? क्यूब की फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट बेटा क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना। ये जो लाल रंग की डॉट्स मार्क करी है ना बेटा, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? लैटिस साइट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? लैटिस साइट। ये जो जहां पे लाल रंग का आ रहा है, इसे कहते हैं लैटिस साइट। यहां पर एटम या आयन जो होता है बेटा वो अरेंज होता है ना। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो गई? ABC, ठीक है। और एंगल क्या हो गए? अल्फा, बीटा एंड क्या हो गए बेटा? गामा, ठीक है। तो ABC की लेंथ क्या है? अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू क्या है? उससे हमारा क्रिस्टल जो है वो डिसाइड होता है। अब ये देखो बेटा, यूनिट सेल क्या होता है? एक क्रिस्टल का सबसे छोटा हिस्सा बेटा उसे कहते हैं यूनिट सेल। यहां से ध्यान से सुनना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल जैसे बेटा एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है वो क्या है बेटा? एक क्रिस्टल है। तो बेटा उसका सबसे छोटा यूनिट सेल या सेक्शन क्या होगा बेटा? एक छोटा सा रूम, है ना। तो रूम जो है वो क्या हो गया बेटा? एक यूनिट सेल। और जब आप बड़े सारे यूनिट सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू करते हो, उसके लैटिस साइड्स को पॉइंट करके, तो बेटा आपके पास धीरे धीरे एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, या एक क्रिस्टल जो है आना शुरू हो जाता है। ये देखो बेटा, अब आपने वही यूनिट सेल पीछे रख दिया एक लेयर में, तो ऐसे आ गया, तो 2 लेयर बन गई, ठीक है। अब आप ऐसी ही एक और लेयर इसके पीछे रख दो, आगे रख दो, ऊपर रख दो, नीचे रख दो, तो बेटा क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। देन बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं बेटा सेंटर्ड। कहते हैं प्रिमिटिव के अंदर एटम जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही आ सकते हैं, लेकिन सेंटर के अंदर वो कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन में भी आ सकते हैं। सेंटर जो होते हैं उसमें 3 कैटेगरी फर्दर आती है। बॉडी सेंटर्ड, है ना, मतलब ये देखो बेटा कॉर्नर पे भी आएगा, इधर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे जाके हम क्या बोलेंगे? BCC। अब आप देखो बेटा इसके अंदर
एक एटम जो है वो कॉर्नर पर आ रहा है, और किसी भी क्रिस्टल के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8, 4 फ्रंट में 4 बैक में, और पूरे बॉडी के सेंटर में एक पूरा पूरा एटम आता है। तो बेटा ये हो गया बॉडी सेंटर। देन आता है फेस सेंटर, कॉर्नर पे भी आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? और साथ में ये देखो ना बेटा, ये वाला फेस हो गया ना साइड वाला, इसके फेस के सेंटर में आ जाएगा। ये वाला देख लो ना बेटा, फेस हो गया ना, है ना? तो इसके भी सेंटर में जो है वो ये आ गया। ये वाला फेस नीचे वाला हो गया ना, इसी के फेस के सेंटर में आ गया। ये वाला फेस राइट साइड का हो गया, इसी के फेस में ये आ गया ऊपर वाला, ये इसी के फेस में, ये बैक वाला। तो हर एक जो है वो फेस के सेंटर में आता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एफसीसी। बीसीसी हो गया बॉडी सेंटर्ड सेल, एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड सेल। और बेटा एक आता है एंड सेंटर्ड, इसमें क्या होता है? कॉर्नर पे भी आते आते हैं, और साथ में एक सेट ऑफ फेस ले लो, फ्रंट बैक ले लो, लेफ्ट राइट ले लो, या ऊपर नीचे ले लो। वन सेट ऑफ फेस आपको लेना होता है। इसमें हमने बेटा ऊपर नीचे लिया है। हालांकि हमारे कोर्स में प्रिमिटिव है, बीसीसी है, एफसीसी है, एंड सेंटर्ड लेंगे। ठीक है? देन बेटा अभी मैं और अच्छे से पढ़ाता हूं। ये देखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल, जिसको बेटा हम क्या मानते हैं? प्रिमिटिव। तो बेटा प्रिमिटिव में आप देख सकते हैं चारों एटम कॉर्नर पर आते हैं, और इसको अगर मैं कट करके एक क्यूब निकालूं तो बेटा उस क्यूब की शक्ल जो है वो ये आ जाती है ना? ये देखो कॉर्नर पर आ रहा है। ये हो गया न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस सबका। ठीक है? अब इसको अगर मैं कट करूं तो ये देखो बेटा, ये आ गया फेस सेंटर, एफसीसी। ये आ गया सिंपल यूनिट सेल, ये आ गया एफसीसी। अब आप देख सकते हो बेटा कॉर्नर पर भी है, और एक सेट ऑफ फेस के ऊपर भी आ गया ऊपर। ये सामने वाला फेस आ गया, ये राइट साइड वाला फेस आ गया। ठीक है? एंड ये हो गया बेटा बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे भी है, और पूरे क्यूब के बॉडी के सेंटर में आ गया। ये क्या आ गया बेटा? बीसी। आया लॉजिक समझ में? है ना? आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर आप एटम को कट कैसे करते हैं? बेटा हम एटम को कट नहीं करते, ये हमारी अजम्पशन है। एक एटम को आप कट नहीं कर सकते। ठीक है? ये जस्ट हमारी अजम्पशन है बेटा। कि अगर वो क्यूब दिखेगा, अगर हम उसको कट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, है ना? ये देखो बेटा, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ये देखो बेटा, ये पैकिंग होती है। इस पैकिंग में से अगर मैं एक क्यूब कट करता हूं बेटा, तो वो क्यूब मुझे ऐसे दिखता है, और उसको मैं सिंपल फॉर्म में दिखाता हूं तो कॉर्नर में ऐसे दिखाता हूं। ये बेटा दूसरी टाइप की पैकिंग हो गई। ये हो गई सिंपल यूनिट सेल, ये होगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये होगी बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे भी आ रहा है, और एक सेट ऑफ फेस पे भी आ रहा है। एक इधर भी आ गया, एक ऊपर भी आ गया, एक नीचे भी आ गया, एक पीछे भी आ गया, और एक इसके पीछे भी आ गया। हर फेस पे बेटा आधा आधा आ जाता है वैसे। ठीक है? आई होप ऑल ओके बेटा। ठीक है? देन बेटा कुल मिलाकर अगर हम सारे यूनिट सेल्स की बात करें तो हमारे पास 7 यूनिट सेल्स होते हैं बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और ये 7 यूनिट सेल्स अपनी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ 14 ब्रेवियस लैटिसेस दे सकते हैं बेटा। ठीक है? तो ये पूछा नहीं जाएगा, आई नो ये इसमें आएगा नहीं, बट मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। क्यूबिक, इसमें 3 कैटेगरी आती है, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। इसके अंदर सारी एज लेंथ एक जैसी होती है, सारे एंगल्स एक जैसे होते हैं, इसलिए हमारे कोर्स में सिर्फ यही है क्यूबिक। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं बेटा? ये वाले स्ट्रक्चर्स क्यूबिक शो करते हैं। देन आता है टेट्रागोनल, इसमें सिर्फ 2 ही आते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर ए बी लेंथ सेम होती है, सी सेम नहीं होती, लेकिन एंगल सारे सेम होते हैं। एग्जाम्पल आ गया बेटा ये। देन ऑर्थोरोम्बिक, इसके अंदर सारे आते हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर्ड। इसके अंदर कोई भी लेंथ सेम नहीं होती, एंगल सारे सेम होते हैं। ये हो गए एग्जाम्पल्स। हेक्सागोनल, इसके अंदर सिर्फ प्रिमिटिव आता है, इसके अंदर ए बी बराबर हो गया, सी बराबर नहीं हुआ, अल्फा बीटा 90, गामा कितना आ गया 120, और बेटा ये हो गया एग्जाम्पल। देन रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, उसमें सिर्फ प्रिमिटिव आता है। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड आते हैं, और ट्राई क्लिनिक के अंदर प्रिमिटिव और ये आ जाते हैं। तो आप देखें अगर 1 2
3 4 5 6 7। तो ये हो गए बेटा हमारे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। लेकिन अगर आप इनकी वैरायटी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इनको हम कहते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस। ये देखो बेटा, ये है वो 7 बेसिक यूनिट सेल्स। हमारे कोर्स में सिर्फ क्यूब हमने पढ़ना है। टेट्रागोनल ऐसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है, रोम्बोहेड्रल ऐसा होता है, मोनोक्लिनिक ऐसा, ट्राइक्लिनिक ऐसा, हेक्सागोनल ऐसा। हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना है। ये हो गया बेटा 14 ब्रेवियस लैटिस, है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा, सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। तो ये क्यूबिक में आ गए, ठीक है। ये दोनों मोनोक्लिनिक में आ गए, रोम्बोहेड्रल में ये चारों आ गए, इसके अंदर बेटा ये भी आ गया, टेट्रागोनल में ये दोनों आ गए, हेक्सागोनल में ये आ गया, ट्राइक्लिनिक में ये आ गया। तो वही 7 जो है वो 14 में बदल के, इसमें से क्वेश्चन जो है वो चांसेस आने के बहुत, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है बेटा, ठीक है। देन बेटा नंबर ऑफ एटम्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको याद हो गया तो सारी उम्र याद हो जाएगा। कहते हैं जब भी कोई एटम कॉर्नर पर आता है तो बेटा उसकी वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/8 होती है वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप ऐसा करो बेटा, एक लेमन ले लो, नींबू। लेमन को अगर आप कट कर दोगे तो बेटा आपके पास हाफ वॉल्यूम आ जाती है ना। ये वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा फेस पर आती है। अगर आप इसका फर्दर हाफ कर दोगे, ये वॉल्यूम जो है वो कहां पे आती है बेटा, एंड एजेस पे आती है। हालांकि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। फेस की जो वॉल्यूम होती है ना बेटा, वो स्फेयर का हाफ होता है। एज पे जो वॉल्यूम आती है वो स्फेयर की 1/4 वॉल्यूम आती है। और अगर आप इसको फर्दर कट कर दोगे, ये जो वॉल्यूम आती है ये होती है बेटा 1/8 वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है वो कहां पे होती है बेटा, कॉर्नर पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए फेस पे कितनी वॉल्यूम आती है स्फेयर की, हाफ, है ना। आपने एक नींबू के 8 हिस्से कर दिए, पहले नींबू का आपने हाफ किया, उन दोनों हाफ्स का हाफ किया, 4 हो गए, उन चारों हाफ्स का हाफ किया तो कितने हो गए बेटा, 8। तो जो 1/8 वॉल्यूम आती है वो हमेशा एक कॉर्नर पर आती है किसी भी एटम की। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने आते हैं। अगर कॉर्नर की बात करें तो कुल मिला के बेटा कॉर्नर एक क्यूब में कितने होते हैं बेटा, 8। एक कॉर्नर वाली वॉल्यूम कितनी आती है, 1/8, तो कुल मिला के एक ही एटम आएगा। अगर हम बात करें, ये देखो बेटा, ये स्फेयर है, इसको मैंने कब कट कर दिया, ये हाफ वॉल्यूम होगी। इसको ऐसे कट कर दिया, 1/4 वॉल्यूम हो गई। इसको ऐसे कट कर दिया, 1/8 वॉल्यूम हो गई। प्लीज, इट इज नॉट अ पिज्जा, ठीक है, क्योंकि पिज्जा जो होता है वो पतला होता है। मैं नींबू की बात कर रहा हूं, मैं एक सॉलिड स्फेयर की बात कर रहा हूं। तो ये 1/8 वॉल्यूम हो गई, ये 1/4 वॉल्यूम हो गई, ये हाफ वॉल्यूम हो गई, और ये फुल वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, ये जो एक एटम है एक्चुअली में ये 8 क्यूब्स के साथ मिला हुआ है। 8 क्यूब्स इसको शेयर कर रहे हैं। कैसे? ये देखो बेटा, ये पहला क्यूब हो गया, इसी के पीछे एक दूसरा क्यूब हो गया,
इसी के साथ ये 2 और क्यूब्स हो गए बेटा, कितने हो गए 4, और यही 4 क्यूब्स के नीचे बेटा 4 क्यूब्स और है, एक इसके पीछे 2 और 2 इसके साइड साइड पे नीचे। तो बेटा वही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एक एटम है ये एक्चुअली में 8 क्यूब्स के बीच में अपनी वॉल्यूम डिवाइड कर रहा है। तो एटम फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे किसी को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए एटम पूरा नहीं चाहिए, मुझे यूनिट सेल्स चाहिए, वो ज्यादा बेटर समझा सकते हैं। तो अब आप देखो बेटा, कंट्रीब्यूशन अगर कोई फेस पे आता है, मैं पहले बता चुका हूं वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, हाफ। अगर कोई कॉर्नर पर आता है, नंबर ऑफ एटम्स फेस के अंदर कितने आ जाएंगे, अब आप देख लो बेटा, 6 फेस होते हैं। हाउ मेनी फेसेस एक क्यूब की होती है? 6। आप एक्चुअली जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसके 6 फेसेस है। एक सामने वाली वॉल हो गई, एक बैक वाली वॉल हो गई फेस, एक ये हो गया लेफ्ट राइट, एक हो गया ऊपर, एक क्या हो गया नीचे। 6 फेस हो गए ना। हर फेस पे बेटा वॉल्यूम कितनी आती है? हाफ। ठीक है, तो हाफ इंटू 6, ये कितना हो गया बेटा? 3 एटम ये हो गए। प्लस वो कह रहे हैं कॉर्नर पे भी आएगा, तो कॉर्नर पे 1/8 इंटू 1, तो बेटा ये कितना हो गया? 1 एटम। तो 1 एटम प्लस 3 एटम, तो 4। मतलब एफसीसी के अंदर कुल मिला के कितने एटम आते हैं बच्चे? 4 एटम आते हैं। एज में वॉल्यूम कितनी आती है? 1/4। एज वाला कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं करना। बॉडी के अंदर कितने आते हैं बेटा? तो ये देख लो बेटा, एक तो कॉर्नर पर हो गए 8, कॉर्नर पे तो हमेशा आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? साथ में एक बॉडी के सेंटर में आ रहा है, तो कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। तो ये देखो बेटा, ये 2 हो गए है ना। कॉर्नर वाले 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके पीछे हो गया 8, और 8 कॉर्नर पे वॉल्यूम कितनी आती है? 1/8, और 8, तो बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 एटम। और पूरा एक एटम बॉडी के सेंटर में आता है, तो +1, तो बेटा ये कितना हो गया? 2 एटम। ठीक है, देन बेटा क्लोज पैकिंग। अब देखो बेटा, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में पर कैसी होती? हाँ जी, सब पीछे कर देंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स का लिखना ये बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये देखो सिंपल यूनिट सेल के अंदर बेटा एटम्स कितने आते हैं? एटम आते हैं 1। कैसे आते हैं बेटा? 1/8 वॉल्यूम, और बेटा 8 क्या होते हैं बेटा? कॉर्नर। तो अगर आप कर दोगे तो ये कुल मिला के बेटा कितना बन जाता है? 1। बीसीसी बॉडी सेंटर है ना, बी से बी, बी से बाय, बाय मतलब 2। इसके अंदर कितने एटम आते हैं? 2। कैसे आते हैं? एक तो बेटा हो गए 8 कॉर्नर, प्लस एक बॉडी के सेंटर में आ जाता है, तो 1 + 1 कितना आ गया बेटा? 2। एफसीसी, एफ का मतलब हो गया 4, एफ का मतलब हो गया एफसीसी, इसमें कितने आते हैं बेटा? 4। कैसे आते हैं? एक तो 8 कॉर्नर इंटू 8 वॉल्यूम आती है, प्लस हाफ वॉल्यूम हर एक फेस पर आती है। 6 फेस होते हैं, इसलिए बेटा ये कितना आ गया? 1 + 3 कितना आ गया बेटा? 4। आपको ये याद करना है बेटा, बस कर लो कॉपी। देन बेटा हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। कैसे आप पैकिंग कर सकते हैं बेटा? क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में, ये देखो बेटा, एक एटम है, उसके बाद एक एटम हो गया, उसके बाद एक 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 एक, इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने सराउंडिंग स्पीशीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो बेटा कितना होता है? 2। आप अगर इस एटम की बात करते हैं, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। देन आता है बेटा क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के अंदर। आप इसके अंदर एक लेयर रखते हैं, उसी के नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ए ए ए, एक जैसी लेयर आपने रखी है। इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसके अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 1 2 3 4।
4 होता है बेटा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर। देन बेटा इससे अच्छी पैकिंग आप क्या करो, दूसरी लेयर को पहली लेयर के ऊपर स्लाइड कर दो, एग्जैक्टली ऊपर मत रखो, पर उसको बेटा क्या कर दो, स्लाइड कर दो। इसे बेटा आप क्या कहते हैं, ए बी, इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना आ जाता है, 6। ये ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है बेटा। ये होगी पैकिंग 2 डायमेंशन में। क्यों, एक तरफ बेटा लेयर ऐसे बढ़ रही है, एक तरफ लेयर जो है वो ऐसे बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको पैकिंग चाहिए 3 डायमेंशन में, तो बेटा इसी के आगे एक एक लेयर और रखनी शुरू कर दो। इसे कहते हैं बेटा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जहां से हम बेटा क्या निकालते हैं, यूनिट सेल निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो टेक्निकली एटम्स या स्फेयर ऐसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के लिए बेटा हमें क्यूब्स जो है वो निकालने पड़ते हैं। ठीक है भाई। देन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, जितनी मर्जी आप अच्छी पैकिंग कर लो, खाली जगह जरूर बचेगी। वो इस वजह से क्योंकि पैकिंग किसकी हो रही है बेटा, स्फेयर की, एटम की। तो एटम पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो बीच में कोई ना कोई खाली जगह जो है वो छोड़ देगा। तो सबसे पहला आता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। आप ऐसा करो, 3 गोल्फ की बॉल्स ले लो, या कोई भी 3 बॉल्स ले लो, उनको ऐसे रख दो बेटा। रख दिया, अच्छा इनको टाइटली पैक करके रख दो, और एक चौथी बॉल इनके ऊपर रख दो। तो बेटा इन दोनों के बीच में एक खाली जगह बच जाती है। उस खाली जगह की 4 साइड्स होती है, वॉइड हैविंग 4 साइड्स, उसे कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ये देखो बेटा ये हो गया। है ना, यहां पे आपको ये सर्कल लग रहा होगा, बट मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं स्फेयर की बात कर रहा हूं। सर्कल 2 डायमेंशन होता है, स्फेयर 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है बेटा, आप ऐसा करो, एक स्फेयर की एटम की अरेंजमेंट करो, इसके ऊपर एक और अरेंजमेंट कर दो, 3 एक साइड पर रखो, 3 उसके ऑपोजिट साइड पे ऊपर रखो। तो टोटल स्फेयर कितने हो गए, 6। लेकिन इनके बीच में जो खाली जगह बचती है ना बेटा, उसकी 8 साइड्स होती है बेटा। वॉइड्स हैविंग हाउ मेनी साइड्स, 8 साइड्स, उसे क्या कहते हैं बेटा, आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टा मतलब 8, सॉरी, समझ में आ गया बेटा। जब भी आप बेस्ट पैकिंग करते हो और बेटा क्या बनाते हो, एक लैटिस, उसके अंदर बेटा 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है साइड्स, जहां पे एटम या आयन आते हैं। दूसरा बेटा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और तीसरा बेटा क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया बेटा। अगर मान लेता हूं मेरे पास एक छोटा सा क्रिस्टल है और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, तो बेटा चाहे क्रिस्टल छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं कि उसके अंदर n नंबर साइड्स है, उसके अंदर कितनी साइड्स है बेटा, n नंबर साइड्स आती है बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं बेटा वो भी n ही आते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है बेटा वो कितने आते हैं, डबल। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आते हैं, डबल द नंबर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ साइड्स जो होती है बेटा वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है बेटा ये पार्ट। ठीक है, तो अब हो सकता है उसमें से एक स्पीशीज जो है बेटा वो कहां चली जाए, साइट में तो जाएगी जाएगी पक्का। अब दूसरी स्पीशीज ओवी में जाए या टीवी में जाए, ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, वो हमें देख के बताना पड़ेगा कि कौन कहां पे जा रहा है। बट दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा
ये एक थ्योरी है जो उन्होंने दे रखी है, मैंने इसका एक फॉर्मूला छोटा सा बना दिया। समझ में आ गया? तो आप इस फॉर्मूले के बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बेटा ये कैसे चलता है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो बेटा देखो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है ना। ये देखो ये आ गया, ये इधर आ गया, ये एक साइड हो गई, ये एक और साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, और ये फोर्थ साइड होगी। तो चार साइड ऊपर, चार साइड नीचे, इसलिए बेटा ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, एक साइड वाला एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो गया बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, 8 साइड होगी बेटा, इसके अंदर 4 साइड होगी, 1 2 3 4। इसके अंदर बेटा ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड होगी। देन बेटा मैं आपको एक दो क्वेश्चन सिंपल इसके बिहाफ पे बेटा समझा देता हूं, ताकि फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता है कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आ गया, बट ऑल्दो आई नो कि आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। कहते हैं एक क्यूबिक सॉलिड है जिसके अंदर दो एलिमेंट है पी एंड क्यू। कहते हैं क्यू जो है वो कहां पर आता है? कॉर्नर्स पे। तो अगर क्यू जो है वो कॉर्नर पर आ रहा है तो बेटा 1/8 वॉल्यूम आती है कॉर्नर पे, और 8 कॉर्नर होते हैं, तो कुल मिला के एक फुल पूरा का पूरा क्यू आ जाएगा। और कहते हैं पी जो है वो बॉडी के सेंटर में है। तो अगर पी इज एट बॉडी सेंटर तो बेटा ये भी फुल आ जाएगा। कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, मतलब एक पी आ रहा है एक क्यू आ रहा है, तो बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी क्यू। राइट, वेट वेट, अभी देखो बेटा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, कहते हैं फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टल बनाता है जिसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरे है ऑक्साइड आयन की। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड, साइड्स, और फॉर्मूला क्या था बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये होता है बेटा 2n, ये होता है बेटा n, ये क्या होता है बेटा n। अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है बेटा वो कहां पे आ रहा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम साइड पे आ रहा है। तो बेटा कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? n। इधर देखो, इधर देखो, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे बेटा? n। एंड कह रहे हैं विद 2 out of every 3 octahedral hole occupied by फेरिक आयंस। मतलब फेरिक आयंस कहां पर है बेटा? ऑक्टाहेड्रल में, और 3 में से 2 वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये देखो बेटा फेरिक कहां पर है बेटा? ऑक्टाहेड्रल में, और कुल मिला के 3 में से 2 वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा इसी से ही काम चल जाएगा। अब जरा ये देखो बेटा, ये कितने हो गए? ON, ये कितना आ गया? 2Fe/3n, n से n कैंसल हो गया, 3O/2Fe। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2O3। ये ऐसे बेटा हम बनाते हैं क्रिस्टल। अब जरा दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, वही सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा? टीवी, मैं क्या लिख दूंगा बेटा? साइड, मैं क्या लिख दूंगा बेटा? OB। ये कितना आ गया? 2n, ये कितना आ गया? n, ये कितना आ गया? n। कहते हैं कंपाउंड m और n मिलके बने हैं, एलिमेंट n जो है वो CCP में आते हैं बेटा। HCP, CCP, बेटा इसका मतलब होता है साइड्स, जहां पर एटम या आयन आते हैं। तो वो कह रहे हैं n जो है वो तो साइड में आ गया, और कहता है m जो है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। भाई टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 2n, और m कितने ऑक्यूपाई करते हैं? 1/3, तो m/3 आ गया। इज दैट क्लियर? तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2m/3n। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? M2n3।
तो ये फॉर्मूला बन गया, कर लो कॉपी। आगे देखते हैं बेटा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हैं बेटा। फिर कहते हैं प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अभी तक तो बेटा आपने फर्स्ट लेयर बना दी है ना। फर्स्ट लेयर कैन बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप सेकंड लेयर उसके ऊपर कैसे प्लेस कर सकते हो बेटा, उसकी ऑप्शंस देखो बेटा। ए बी पैटर्न, दो लेयर्स आप कैसे प्लेस कर सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो ये देखो बेटा, ये एक लेयर है ना। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बेटा, 2 डायमेंशन के अंदर। इसके ऊपर एक ऐसी लेयर प्लेस कर दो बेटा, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर प्लेस कर दो, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर प्लेस कर दो। कोई बच्चा मुझे इन लेयर्स को देख के बता सकता है कि इस ए लेयर के ऊपर और बी लेयर के ऊपर के बीच में कौन सा वॉइड आएगा? कौन सा वॉइड आएगा? है टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये देखो ना, 3 के नीचे कौन सा स्फेयर है ना, एक ही तो स्फेयर है जो काउंट होगा। ये देखो बेटा, ये एक स्फेयर हो गया, इसके ऊपर ये 3 स्फेयर रख दिए गए, तो ये कौन सा वॉइड आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसके अंदर सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बनते हैं बेटा। समझ में आ गया बच्चे, है ना। देन देखो बेटा, अब देखो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब ये देखो बेटा, एबीसी पैटर्न, इसे कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। अब ये देखो बेटा, ये लेयर आ गई, इस लेयर के ऊपर मैंने ये वाली लेयर रखी, तो कोई बताएगा मुझे कौन सा वॉइड बन रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। ये देखो ना, टेट्राहेड्रल बन गया। अच्छा, अब इसी के ऊपर बी वाली लेयर को मैंने रिवर्स करके रख दिया, कौन सा वॉइड बन गया? ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे नीचे क्या बना? टेट्राहेड्रल। उसके ऊपर क्या बना? और इसको क्लोज करने के लिए मैंने सबसे नीचे वाली लेयर को दोबारा रखा, तो ये कौन सा वॉइड आ गया? टेट्राहेड्रल। इसीलिए है ना, हम क्या बोलते हैं, ये देखो सबसे पहले कौन सा वॉइड आया? टेट्राहेड्रल। उसके बाद जब हमने इसको ऊपर रखा, कौन सा वॉइड आया? ऑक्टाहेड्रल। फिर हमने इसको रखा, कौन सा वॉइड आया? टेट्राहेड्रल। तो हर पैकिंग के अंदर डबल टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं और सिंगल क्या आता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसीलिए पैकिंग के अंदर हम लिखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल इन नंबर एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। और आप इसको ऐसे ही अरेंज करते रहोगे बेटा। इसे कहते हैं एबीसी पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो सबसे अच्छे एफिशिएंट पैकिंग जो है वो मानी जाती है। ये देखो बेटा, सिंगल एटम ये आ गया बेटा, है ना। ये कौन सा हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आ गया, ये कौन सा हो गया बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर ये आ गया उसके ऊपर, ये कौन सा हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना। ये तो डिस्क है, पर हम स्फेयर की बात करते हैं बेटा। ये ऐसा नजर आता है बच्चे, है ना। तो इन दोनों के बीच में टेट्राहेड्रल, इन दोनों के बीच में ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों के बीच में टेट्राहेड्रल। ए बी सी ऐसे चलता रहता है, ठीक है। देन सीसीपी के अंदर कितने एटम्स आते हैं, है ना? 4। कैसे आते हैं ये देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 मैंने स्फेयर रखे, ठीक है। 6 7 रखने के बाद बेटा 8 9 10 11 ऐसी थे ना बेटा अरेंजमेंट। तो ये देखो बेटा, मैंने ये अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट को अगर बेटा मैं क्यूब में कन्वर्ट करता हूं, ये बड़ा मुश्किल होता है बेटा ड्रॉ करना, बताना, समझाना। तो ये देखो बेटा कैसे अरेंजमेंट आता है क्यूब के अंदर। ये अरेंजमेंट ऐसे आता है। कॉर्नर पे कौन कौन से एटम आते हैं, ये देखो बेटा, ये आ गया 1 कॉर्नर पे, ये आ गया 2 कॉर्नर पे, 5 8, ठीक है। देन 7 10 कॉर्नर पे आ गया, देन 13 14 कॉर्नर पे आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, फिर हम बात करते हैं फेस पे कौन कौन आता है। ये देखो बेटा, फेस पे कौन कौन आ जाएगा। सबसे पहले फेस पे कौन आ गया बेटा? हमारे पास आ गया 3 आता है, 4 आता है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये 3 आ गया इस फेस पे, 4 आ गया इस फेस पे,
देन 6 आ गया ऊपर वाले फेस पे, 9 आ गया नीचे वाले फेस पे, 12 आ गया राइट वाले फेस पे, 11 आ गया लेफ्ट वाले फेस पे। समझ में आया बेटा कैसे अरेंजमेंट है? देन जी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। फिर हम बात करते हैं बेटा एफिशिएंसी पैकिंग की। ठीक है, एफिशिएंसी पैकिंग जो है वो कैसे निकाली जाती है, इसको हम नहीं कराएंगे, हमारे कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको एफिशिएंसी पैकिंग में कुछ चीजें जो है वो समझाना चाहूंगा। ठीक है, एफिशिएंसी पैकिंग अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं बेटा, ए का मतलब क्या होता है, एज लेंथ, और आर का मतलब बेटा क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम। इज दैट क्लियर? या रेडियस ऑफ स्फेयर। एक तो चीज याद रखना कि एज लेंथ जो होती है सिंपल यूनिट सेल के अंदर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एटम होती है। आप देख सकते हैं बेटा, ये उसका कॉर्नर हो गया, ये यहां तक आ गया बेटा, और ये यहां तक आ गया, तो ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया एक रेडियस, ये हो गई बेटा एज लेंथ। तो बेटा ए इज इक्वल टू 2r। वेट रुको बेटा, एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल बेटा कितना आता है, 52.9%। तो 52.4%, सॉरी 52.4% बेटा वो क्या होता है, पैक्ड होता है। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, 52.4% सिंपल यूनिट सेल जो होता है बेटा वो पैक्ड होता है, बाकी सारा जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है बेटा। इज दैट क्लियर? देन बेटा मैं बात करता हूं बी की, जो क्या आता है बेटा हमारा फेस सेंटर। ठीक है, अगेन ए इज द एज लेंथ, आर इज द रेडियस। अच्छा, फेस सेंटर में बेटा हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये देखो बेटा, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया बेटा एक कॉर्नर, ये हो गया बेटा दूसरा कॉर्नर, ये हो गया बेटा फेस 3, ये क्या हो गया बेटा 4। ए बेटा क्या हो गई, एज लेंथ, और बी बेटा हमारी क्या हो जाती है, बॉडी फेस डायगोनल। तो बेटा बी हमारा क्या हो गया, फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल किसके बराबर होता है बेटा, 4r के। कैसे, आर 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 एंड आर। ठीक है, और ए हमारा क्या हो गया बेटा, एज लेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो रिलेशन आता है बेटा एज लेंथ का, वो क्या क्या आता है बेटा, 2√2r। और बेटा इसके अंदर जो एफिशिएंसी पैकिंग होती है फेस सेंटर की बेटा, वो कितनी आती है बेटा, 74%। सबसे अच्छी पैकिंग जो होती है बेटा एक क्यूब की, वो फेस सेंटर के अंदर होती है, जो बेटा कितनी होती है, 74%। आप ये कॉपी कर लो बेटा। हम्म तो सिंपल यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये डायग्राम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक अलग से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो जरा आप समझिए। एक तो बेटा मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया, और सिंस बेटा मुझे क्यूब ड्रॉ करना है, तो बेटा मुझे पूरी कोशिश करनी है कि आपको मैं 3 डायमेंशनल क्यूब जो है वो दिखा पाऊं। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसके अंदर एक एटम जो है बेटा, वो बॉडी के पूरे सेंटर में आ रहा है। तो वो जो एटम पूरे बॉडी के सेंटर में आ रहा है, उसको मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया।
राइट बेटा, ये हो गया बेटा बॉडी के सेंटर में। अच्छा, इसके अलावा कुछ एटम्स जो है वो कहां पे आते हैं बेटा, कॉर्नर में आते हैं। तो मुझे एक सेट ऑफ कॉर्नर लेना है। ये देखो, जैसे ये हो गया बेटा एक कॉर्नर, ये हो गया बेटा दूसरा कॉर्नर, ठीक है, ये हो गया बेटा एक और कॉर्नर हो गया, ये पीछे का कॉर्नर हो गया, ये आगे का कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये वाला कॉर्नर आगे का हो गया, एंड सो ऑन। और अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से शुरू करके ये पूरा सेंटर से पास होके यहां पर जाती है, इसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। ये हो गया आर 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 आर। तो ए बी, इसको हम ए बी नहीं मार्क करते, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ए एफ जो है बेटा, वो कौन सा डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, जो बेटा इसके बराबर है बेटा सी। मैं उसको मार्क कर रहा हूं छोटा, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 4R। ठीक है, ये हो गया बेटा एक पार्ट इसके अंदर, राइट। अगर मैं इसका पूरा रिलेशन फाइंड आउट करता हूं, तो बेटा एज लेंथ जो है वो 4/√3R आती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर एफिशिएंसी पैकिंग जो है बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 68%। कितनी आएगी बेटा, वो 68% आती है बेटा। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं बेटा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा एफ सेंटर, ये हम कर चुके हैं बेटा। देन ये क्वेश्चन आंसर्स है जो डायरेक्टली बेटा उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला आपको मैं डिराइव करके नहीं बता रहा, बट आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद करना है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी यूनिट सेल की निकालनी है, तो आपको मास भी यूनिट सेल का पता होना चाहिए और यूनिट सेल की वॉल्यूम भी पता होनी चाहिए। तो बेटा डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा जी इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो जहां पे डी बेटा क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बेटा इसके यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर की। बेटा जी क्या होता है, जी इज नंबर। बेटा ये नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो ये 1 होगा, अगर वो बीसीसी मेंशन कर रहे हैं तो 2 होगा, अगर उन्होंने बोला कि भाई एफसीसी स्ट्रक्चर है तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ठीक है, एम क्या होता है बेटा, इट इज एटॉमिक मास और मास इन ग्राम्स। तो ये एलिमेंट का मास होता है, या एटॉमिक मास होगा, लेकिन वो किसमें होना चाहिए बेटा, ग्राम्स के अंदर। और ये बेटा क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है ना। अच्छा,
अगर बेटा याद रखना जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर उन्होंने एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास दे रखा है, देन बेटा ये नंबर क्या बन जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। बट इफ दे हैव गिवन सम मास, उन्होंने एटॉमिक मास की जगह एक रैंडम मास दे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जी, वही सेम चीज है, छोटा m अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर की जगह बेटा ये क्या बन जाता है, सिंपल नंबर बन जाता है। तो जहां पे m क्या हो जाता है, m इज मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और n क्या हो जाएगा, इज नंबर ऑफ एटम्स। और a क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जहां पे a क्या है, a इज द एज लेंथ, और एज लेंथ जो है बेटा वो किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला एक ही है, बट मैंने आपको उसके लिए बेटा वर्जन बता दिया कि अगर आपके पास एटॉमिक मास है तो आप कैपिटल M लिख के डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर देना, लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट का रैंडम मास है तो बेटा एवोगाड्रोस नंबर नहीं आएगा, तब क्या आ जाएगा, सिंपल मास आ जाएगा। और ये फॉर्मूले और ये न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कम से कम नहीं तो 10 मिनट चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली बेटा इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल वो नहीं दे सकते, हाँ फॉर्मूले की वैरायटी जो है वो जरूर पूछ सकते हैं। बेटा जब एक सिंपल नंबर होता है ना, मैंने आप बोला गिव मी द नंबर, तो बेटा मैं उस नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, NO से। लेकिन अगर वो मुझे देते हैं कि भाई इस एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना है, तो बेटा मुझे क्या लेना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर, है ना। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 63.5। अगर कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 आ रहा है तो बेटा इस फॉर्मूले में नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन वो कहते हैं कि 60 ग्राम्स ऑफ कॉपर के लिए निकालिए, तो अगर 60 ग्राम कॉपर के लिए निकालना है तो बेटा हम सिंपल बेटा क्या ले लेंगे, नंबर ले लेते हैं, तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर हम नहीं लेते, ये मैं कहना चाहता हूं। ओके। ठीक है, कर लिया बच्चों ये कॉपी, आगे बढ़े। तो बेटा ये आपके पास ये देखो बेटा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कहते हैं एक एलिमेंट है जो बॉडी सेंटर्ड BCC है, इसका मतलब बेटा G की वैल्यू कितनी होगी, 2। स्ट्रक्चर है सेल एज इतना हो गया, तो इसका मतलब है A की वैल्यू कितनी होगी, 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब हो गया 288 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते हैं डेंसिटी एलिमेंट की इतनी है, तो बेटा डेंसिटी कितनी दे रखी है, 17.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो पूछा ना हाउ मेनी एटम्स, मतलब बेटा उसने मेरे से क्या पूछा है, नंबर पूछा है, इन 208 ग्राम, मतलब मुझे एक सिंपल एलिमेंट दे रखा है, उसका मास दे रखा है 208 ग्राम। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जी इंटू सिंपल मास अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर। मुझे इसके अंदर बेटा क्या निकालना है, नंबर, तो नंबर क्या आ जाएगा बेटा, g इंटू सिंपल मास अपॉन ए क्यूब इंटू डेंसिटी। आप फॉर्मूला प्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा, कहता है एक्स रे डिफ्रैक्शन बताती है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, इसका मतलब है बेटा जी की वैल्यू कितनी हो गई, 4, एंड द सेल की एज इतना है बेटा। तो ये तो अच्छी बात हो गई, सेल की एज उन्होंने मुझे बेटा किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में ही दे रखी है। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं कॉपर इज हैव डेंसिटी इतना, तो बेटा डेंसिटी कितनी दे रखी है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं कैलकुलेट एटॉमिक मास, मतलब मुझे क्या निकालना है, मास।
तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार, G इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा मुझे कैपिटल मास निकालना है, D इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय जी। आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका किसमें आ जाएगा, ग्राम पर मोल। दिस इज हाउ मैं कह रहा था कि आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन, बट इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। बेटा इसको आप, ये मीटर में आएगा और मैंने एक गलती कर दी थी, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये 288 है ना, ये वाली मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको करेक्शन दिखा देता हूं, मैंने क्या गलती कर दी। मैंने गलती ये कर दी कि 288 है ना, मैंने पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में नहीं। तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो मुझे 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो ये है कन्वर्जन पिकोमीटर का, नैनोमीटर का, 1 माइक्रोमीटर वैसे चलता नहीं है, 10 टू द पावर -6 मीटर एंड 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। 1 angstrom is equivalent to 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन से बेटा छोटा। देन बेटा इस पे बेस्ड हमारे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट एज आई टोल्ड यू के मुश्किल है बेटा आ जाए। देन बेटा हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, जहां से काफी ज्यादा थ्योरी आती है। तो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज अगर आएंगे तो यहां से आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा आ सकते हैं। वो आता है, वो कहता है इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट। कहता है कोई भी क्रिस्टल जो होता है बेटा उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी जरूर होती है। अब ये इरेगुलरिटी एक पॉइंट भी हो सकता है, या पूरी की पूरी रो में इरेगुलरिटी जो है वो आ सकती है। अगर वो एक पॉइंट में डिफेक्ट है तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी की पूरी लाइन डिफेक्टेड है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट जो है वो कहते हैं। ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं बेटा ये 3 टाइप के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब ये देखो बेटा सबसे पहला आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब मान लो होता क्या है बेटा, मेरे पास एक क्रिस्टल है M2N3। तो अगर मान लीजिए मेरे पास इसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 200 मॉलिक्यूल्स का मतलब है M कितने हो जाएंगे, 400 है ना, और N के एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 600। तो बेटा डिफेक्ट की वजह से हुआ क्या, इसके अंदर 10 बेटा M गायब हो गए। अगर 10 M गायब हो गए तो इसका मतलब है कि बेटा इसके अंदर 15 है ना, 15 N गायब होने चाहिए। तो बेटा बैलेंस कितना बचा, 390, और बैलेंस कितना बचा इसका, 585। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो अभी भी रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 2:3। पहले भी रेशियो क्या आ रहा था बेटा, 2:3। ये बेटा क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल, ये क्या है बेटा, डिफेक्टेड क्रिस्टल। लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्टेड क्रिस्टल दोनों का रेशियो बेटा क्या आता है बच्चे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड अगर ये रेशियो सेम ना आए तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया बेटा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अगर ये रेशियो सेम रहता है डिफेक्ट के बाद भी, है ना, तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर ये रेशियो खराब हो जाता है डिफेक्ट के बाद, इसे कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है अगर इम्परफेक्शंस क्रिस्टल्स के अंदर ऐसी हैं कि रेशियो बिटवीन कैटायंस और एनायंस वैसा ही रहता है जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट होता है, देन इनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, इनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स जो है वो भी कहते हैं। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले हम नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा वैकेंसी डिफेक्ट।
और दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है बेटा, ये देखो, अच्छा खासा एक कंपाउंड है ना, ये आ रहा है बेटा ए, देन आ गया बेटा, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ए, ये आ गया बी, ये आ गया ए, देन बेटा ये क्या आ गया बी, ये क्या आ गया ए, ये क्या आ गया बी, ये क्या आ गया ए, ये क्या आ गया बी। अच्छा एक बी गायब हो गया, ठीक है, और सॉरी, और एक ए गायब हो गया यहां से, ठीक है। तो दोनों, एक ए गायब हुआ एक बी गायब हुआ, पर रेशियो तो क्या रहा बेटा, सेम ही रहा ना। और बेटा खाली जगह आ गई, इसलिए बेटा इसे कहते हैं वैकेंसी। इसके वजह से डेंसिटी क्रिस्टल की बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तब आता है जब क्रिस्टल अपने आगे पीछे से थर्मोडायनेमिकल हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और एटम जो है बेटा वो क्या हो जाता है, अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, इट गोज समवेयर, है ना, बाहर चला जाता है, क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है, इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर वही एटम बेटा जगह छोड़कर बेटा कहां पे आ जाए, खाली जगह में आ जाए, कहां आ जाए, खाली जगह में आ जाए, तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल, है ना। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, सारे एटम्स ए बी, ए बी, ए, ठीक है, देन आ गया बेटा ए बी, ए बी, ए, और एक ए यहां पर आ गया, एक बी यहां पर आ गया, मतलब सारे एटम अपनी जगह पे थे, और खाली जगह में भी एक्स्ट्रा एटम आ गए, तो बेटा इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और बेटा इसकी वजह से डेंसिटी जो होती है बेटा क्रिस्टल की क्या कर जाती है बच्चे, इंक्रीज कर जाती है। तो वैकेंसी की वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है, इंटरस्टिशियल की वजह से डेंसिटी बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसे कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब आयनिक कंपाउंड बेटा क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट की डिफेक्ट बेटा इस पे आने के चांसेस बहुत होते हैं, शॉर्ट की एंड अगला डिफेक्ट फ्रैंकल, ये चारों डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की क्या कहता है, अब आयनिक कंपाउंड है, जो देखो बेटा कैटायन एनायन, कैटायन एनायन सब अपनी अपनी जगह पर है, लैटिस साइड पे है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। लेकिन हुआ क्या कि एक जो था पॉजिटिव चार्ज और एक जो ना था नेगेटिव चार्ज, वो अपनी जगह से हट गया। इज दैट क्लियर? अब जगह से हटने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस नहीं, लेकिन हटने की वजह से इस सॉलिड की डेंसिटी जो है बेटा वो क्या हो गई, कम हो गई। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? जब कोई कैटायन एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आयन अपनी जगह छोड़ दे, देन इट बिकम्स अ शॉर्ट की डिफेक्ट। ये किन में होता है बेटा, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा बड़े होते हैं, जिनके कैटायन और एनायन के बीच में साइज जो होता है बेटा वो क्या होता है, छोटा होता है, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgCl, सीजियम क्लोराइड। फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं अगर कोई भी आयन अपनी जगह को छोड़कर बेटा कहां चला जाता है, खाली जगह में चला जाता है, अपनी जगह को छोड़कर कहां चला जाता है, खाली जगह में चला जाता है, तो बेटा उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, डेंसिटी भी मेंटेन रहती है, पर एक वैकेंसी या एक इंटरस्टिशियल साइट जो है बेटा वो खाली हो जाती है ना। नॉर्मली क्या होता है, कैटायंस छोटे होते हैं तो उनको अपनी जगह से मिसप्लेस होना बड़ा आसान होता है, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैटायन अपनी जगह से क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। देन हम बात करते हैं, कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, वेरी नाइस, ये कॉम्बिनेशन होता है वैकेंसी का और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, और डेंसिटी इस केस में बेटा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर सकते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और जिनके कैटायंस और एनायंस के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, AgCl, AgBr एंड सो ऑन। AgBr सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि ये शॉर्ट की भी शो करता है और ये फ्रैंकल जो है वो भी शो करता है। इस देखिए, तो आप इसका एग्जांपल याद कर लेना कोई अगर आपसे पूछे। देन आते हैं बेटा नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट।
बेटा इनके अंदर इम्परफेक्शंस है जिनकी वजह से इनका रेशियो आइडियल केमिकल फॉर्मूले से मैच नहीं करता। ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देन होते हैं बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम फर्दर दो टाइप में कैटेगरी कर सकते हैं। मेटल एक्सेस क्यों है, या तो एक्स्ट्रा कैटायन है उसके अंदर, है ना, या फिर एनायन गायब हो गया, या तो एक फालतू कैटायन डाल दो या एक एनायन गायब कर दो, जिससे बेटा मेटल एक्सेस में आ जाता है। अब ये देखो बेटा कैसे आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेरे पास बेटा एक क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। आप देख सकते हैं बेटा जितने Na पॉजिटिव है उतने Cl नेगेटिव है। समझ में आ गया, हर एटम हर आयन अपनी अपनी क्रिस्टल जगह पर है। लेकिन मैंने इस सोडियम सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट को हीट किया। किसमें हीट किया बेटा, हीट इन सोडियम के वेपर्स। सोडियम के वेपर्स में इसको मैंने हीट करना शुरू किया। जब मैं इसको बेटा हीट करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ब्रेक होंगे। अब हुआ क्या, इसमें से एक सोडियम का एटम एटम ये वाला जिसको मैंने इशारा किया है बेटा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे, जब इसके पास ये वाला Cl नेगेटिव यहां पर आया, मतलब Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़कर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तो उस Cl नेगेटिव ने सोडियम के साथ रिएक्ट करा, जिसकी वजह से सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा और सोडियम का इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव की जगह पर ही आ गया। अब इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बेटा क्या रही, बैलेंस। चार्ज में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ गया, मतलब एनायन अपनी जगह छोड़ गया, एनायन वैकेंसी क्रिएट कर गया, जिसकी वजह से कैटायन ज्यादा हो गया। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, इसके अंदर Na पॉजिटिव ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन Cl नेगेटिव कम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ गया, मतलब एनायन वैकेंसी बना गया, और बेटा इस वजह से कैटायन फालतू हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसकी वजह से, एनायन की वैकेंसी की वजह से। इसको मैं आपको अब थ्योरी में दिखाता हूं। कहते हैं जब एक नेगेटिव आयन अपनी जगह से मिस हो जाए और उस जगह पर खाली जगह छोड़ दे, तो क्या होता है, आसपास का एक इलेक्ट्रॉन उस जगह को आके ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। कहते हैं ऐसी जगहें जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं एनायन की वैकेंसी में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, उन्हें कहते हैं एफ सेंटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बेटा वन मार्कर बन जाता है कि एफ सेंटर क्या होते हैं। एफ सेंटर का असली नाम होता है फार्ब सेंटर, और फार्ब का मतलब होता है कलर। तो बेटा ये वो सेंटर है जिसकी वजह से इस क्रिस्टल का बेटा क्या आएगा, कलर आएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। जैसे बेटा एग्जाम्पल 1, जब NaCl के क्रिस्टल को आप सोडियम के वेपर में हीट करते हो, तो एक्सेस सोडियम आयन जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के सरफेस पे आके कंबाइन कर जाता है। सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाद में जाके कौन सा कलर देता है, येलो। इसीलिए NaCl के जो क्रिस्टल्स होते हैं या सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा, वो कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के। ऐसे ही अगर मैं लिथियम क्लोराइड को हीट करूंगा लिथियम के वेपर्स में,
तो लिथियम केटायन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जो क्या दे देगा बेटा? पिंक कलर दे देता है। जब मैं KCl के सॉल्ट को पोटेशियम के वेपर्स में हीट करूंगा तो बेटा वो कौन सा कलर दे देगा? वायलेट कलर। ये सिमिलर होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की तरह। इज दैट क्लियर? पर शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं होते। समझ में आ गया बेटा? तो एनायन की वैकेंसी की वजह से कैटायन बेटा क्या हो गया? फालतू हो गया। अगला डिफेक्ट क्या होगा बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन इस बार क्या है? कैटायन एनायन उतने ही रहेंगे लेकिन फालतू एनायन आ जाएगा, फालतू कैटायन आ जाएगा इस बार। ये देखिए बेटा, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इस बार कैटायन एक्स्ट्रा आ गया। कैसे करते हैं बेटा? ये देखो, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है ना, जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, जिंक आयन, ऑक्साइड आयन। जितने जिंक आयन है उतने ऑक्साइड आयन है। लेकिन मैंने इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। जब मैं इस क्रिस्टल को हीट कर रहा था तो हुआ क्या कि कुछ ऑक्सीजन जो है, जैसे ये वाले की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, इस ऑक्सीजन ने, ऑक्साइड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू करे और अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके छोड़ गया। अब जब उसने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रही। इज दैट क्लियर? लेकिन ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो तो ऑक्सीजन एटम बन गया और बाद में वो हवा में उड़ गया, है ना। तो टेक्निकली क्या हो गया बेटा? जरा ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड था, इसको मैंने हीट किया तो ऑक्सीजन ने, बेटा ऑक्सीजन गैस होती है ना, मैंने एक एटम दिखाया है इसलिए मैं इसको हाफ O2 लिख रहा हूं। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जिसकी वजह से जिंक आयन बेचारा फ्री हो गया और ये जिंक आयन जो है बेटा वो खाली जगह में ऑक्यूपाई कर। इज दैट क्लियर? अब बेटा क्रिस्टल तो उसका माना जाएगा ना जो अपनी लैटिस साइट के अंदर होता है। लैटिस साइट पे आने वाले जो होते हैं बेटा वो क्रिस्टल डिसाइड करते हैं बेटा। लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन एनायन सब अपनी लैटिस साइट पे आ रहे हैं, परंतु एक कैटायन फालतू है जो इंटरस्टिशियल साइट पे आ रहा है। इस वजह से बेटा इस केस में एक्स्ट्रा कैटायन हो गया जिसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ये काउंट होता है। देन आता है बेटा इस बार मेटल कैटायन की एक्चुअल डेफिशिएंसी है। अब ये देखो बेटा, मैंने लिया फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के अंदर फेरस पे +2 है और ऑक्साइड पे बेटा कितना है? -2। मैंने इसको हीट करना शुरू किया और जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, इन दोनों फेरस आयन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। ये देखो बेटा, ये 3 है ना, तो मेरे पास 3 फेरस आयन बाहर चले गए और ये जो 3 फेरस आयन है अब ये 2 किस में बदल गए बेटा? फेरिक आयन के अंदर। ये देखो बेटा, ये आ गया एक फेरिक आयन, ये आ गया एक फेरिक आयन। तो बेटा फेरस फेरिक में बदल गया। इज दैट क्लियर? लेकिन जब फेरस फेरिक में बदलेगा तो मुझे 3 की जगह 2 ही आयरन चाहिए होंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इसकी वजह से +6 चार्ज बाहर चला गया, लेकिन इसकी वजह से +6 चार्ज अंदर आ गया, लेकिन एटम कम हो गए क्योंकि कुछ फेरस जो है वो फेरिक में बदल गए। एक्चुअली में हम बात करते हैं कि भैया मार्केट में हम जाते हैं, हम बोलते हैं भैया हमें फेरस ऑक्साइड दे दो। जब वो फेरस ऑक्साइड देता है तो एक्चुअली में उसके अंदर कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो फेरिक ऑक्साइड के भी होते हैं। मैं तो ये लेने गया था लेकिन थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट की वजह से कुछ फेरिक ऑक्साइड भी बन गया और ये दोनों इकट्ठे आते हैं, इसीलिए हम आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? Fe3O4। Fe3O4 में टोटल माइनस चार्ज कितना होता है बेटा?
4 ऑक्सीजन एटम। लेकिन ये जो 3 है बेटा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? एक होता है Fe+2, एक होता है Fe3+, और एक होता है Fe3+। तो इसके अंदर +2 +3 +3 कुल मिला के बेटा कितना आ जाता है? +8। समझ में आ गया बेटा? तो टेक्निकली में फेरस ऑक्साइड मिलना बड़ा मुश्किल है, फेरिक ऑक्साइड मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो हमें ऑक्साइड मिलते हैं उसके अंदर फेरस फेरिक ऑक्साइड दोनों होते हैं। इसीलिए बेटा जब फेरस फेरिक में बदलेगा तो उसके आयंस कम हो जाते हैं, पर चार्ज उतना का उतना ही रहता है। इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कहते हैं ये वो मेटल शो करते हैं जिनकी वेरिएबल बैलेंसी शो करने की टेंडेंसी होती है। कहते हैं स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स। कहते हैं इस डिफेक्ट के अंदर मिसिंग होता है कैटायन अपनी लैटिस साइड से, और उसके बदले एक कैटायन आता है जिसकी चार्ज की वैल्यू पहले वाले से क्या होती है? ज्यादा। मतलब फेरस की जगह अब क्या आ गया? फेरिक। मैं 3 फेरस हटाऊंगा तो उसकी जगह पे 2 फेरस ही रख पाऊंगा। चार्ज बैलेंस हो गया, लेकिन एक जगह बेटा क्या हो जाती है? खाली। मेटल वाली जगह बेटा क्या हो जाती है? खाली। इसलिए इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। ये भी एक अच्छा डिफेक्ट है बेटा। वैसे फ्रैंकल शॉर्ट की डिफेक्ट ज्यादा चलते हैं, उससे कम चलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। देन वैसे ये क्वेश्चन जो था ये काफी अच्छा है, पर ये अब आता नहीं है। देन आता है बच्चे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मैं सोच रहा हूं कि इसको आज के लेक्चर में मैं कंटिन्यू ना करूं, क्योंकि आज अगर मैं इसको शुरू कर दूंगा तो ये लेक्चर में खत्म नहीं होगा, और मैं बीच में इम्प्योरिटी डिफेक्ट को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, राइट। और कल अगला लेक्चर हमारा कल की क्लास में ही होगा।